IAS 12 इनकम टैक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज करंट टैक्स। करंट टैक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट ईयर्स टैक्स होता है कि ऐसा टैक्स जो कि हमारे इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट है कि इसी होकर चले जाओ, कोई मसला नहीं। जो हमारे इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर जब हम टैक्स रेट लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड करंट टैक्स, ठीक है। और हमने कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेबल अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमने टैक्सेबल प्रॉफिट में कैसे पहुंचना होता है, ठीक है जी। वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। और एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन, इसमें एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था कि 4 चीज़ें ऐसी हैं या 4 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट की तरफ पहुंच सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या था कि जनाब आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस कि जिनको टैक्स वाले नहीं मानते और अकाउंटिंग वाले यानी कि IFRS वाले मानते हैं, वो कर दें, क्या कर देंगे हम लोग, ऐड बैक कर देंगे। नंबर 2 ऐसे एक्सपेंसेस जिनको टैक्स वाले मानते हैं लेकिन IFRS वाले नहीं मानते, हम उनको क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। नंबर 3 हमने कहा था ऐसे इनकम जिनको टैक्स वाले नहीं मानते और अकाउंटेंट्स मानते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट ने उनको ऐड किया होगा, हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। एंड नंबर 4 ऐसी इनकम जिनको टैक्स वाले मानते हैं लेकिन अकाउंटिंग वाले नहीं मानते, उनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली हमने किन की माननी है, टैक्स वालों की माननी। तो बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल, पास पेपर है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 जेहलम ट्रेडर्स के नाम से। दिस इज पेज नंबर 353। जेहलम ट्रेडर्स के नाम से जनाब हमारे पास एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह करंट टैक्स का जो हमारा पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रह जाएगा और फिर डेफर्ड टैक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, जेहलम सबको मिल गया बेटा, सबके सामने है एग्जाम्पल। तो देखिए जनाब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, जेहलम ट्रेडर्स JT हैड एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 789,000, 7,89,000 रुपये का उनका प्रॉफिट है अकाउंटिंग का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ठीक है। अब कहता है जी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। अब उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट फॉर नहीं की गई, अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने अपने टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ पहुंचना है। कहते हैं जी द अकाउंटिंग प्रॉफिट वाज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 70,000 एंड इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल यानी कि कैपिटल गेन ऑफ 97,000। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पस, कैपिटल गेन आर नॉट टैक्सेबल। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप लोगों की ज़िंदगी इस वजह से रिपोर्टिंग 2 में IAS 12 में आसान है कि इसमें टैक्स के जो लॉज हैं उसने खुद ही आपको बताए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं है और कैपिटल गेन जो है वो भी अलाउड नहीं है बिजनेस के अंदर। गॉट इट। तो इसमें क्या होगा, इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये जो 70,000 रुपये डेप्रिसिएशन के आ रहे हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के, ये एक्सपेंस को वो एक्सपेंस टैक्स वाले नहीं मानते, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और इनकम जो उसने जनरेट की है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गेन से, तो टैक्स वाले इनको इनकम नहीं मानते, तो हम इनको क्या कर देंगे, सिंपली लेस कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ख्याल करना है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हों जिनको टैक्स वाले तो मानते हों लेकिन अकाउंटिंग वालों ने लिखा ही ना हो, अकाउंट फॉर ही ना किया हो, ठीक है। तो हम सिंपली उनको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जनाब हम लोग कहते हैं जी एट 1 जनवरी 2017 द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 1,20,000 एंड फॉर बिल्डिंग वॉज 6 लाख रुपए। अब 1 जनवरी 2017 को टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि टैक्स वालों के हिसाब से उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, अभी टैक्स बेस का वर्ड यूज़ नहीं करते, डेफर्ड टैक्स में पहुंचेंगे तो फिर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है मैंने बता दिया होगा इसके बारे में, टैक्स बेस के बारे में बताया कि नहीं बताया, कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस। आई थिंक जब मैं डेफर्ड टैक्स और उसका डिफरेंस आपको बता रहा था डेफर्ड टैक्स का, तो मैंने टेम्परेरी डिफरेंस बताते हुए जी, ठीक है चले बार कोई बात नहीं। कहते जी टैक्स वालों के हिसाब से रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ रही है मशीनरी की, 1,20 और बिल्डिंग कितने की आ रही है, 6 लाख। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। इसके बाद जनाब कहता है जी टैक्स डेप्रिसिएशन इज क्लेमेबल एट 10% पर एनम फॉर बिल्डिंग्स एंड 15% पर एनम फॉर मशीनरी अप्लाइड टू टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। कहता है जी टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड है, ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस नहीं मानते, टैक्स डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस मान लेते हैं।
और मशीनरी की रिटर्न ऑन वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1.20 है और बिल्डिंग की जो रिटर्न ऑन वैल्यू है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 6 लाख रुपए। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न ऑन वैल्यू के हिसाब से रिटर्न ऑन WDV मेथड इसमें आएगा। इसके बाद फिर फरमाता है जनाब JT हैड इनकर्ड बोरिंग कॉस्ट ऑफ 17,000 रुपये इन द ईयर ऑफ विच ₹10,000 हैड बीन कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द IAS 23। याद है FR1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, IAS 23 में बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती है। कहते हैं जिसमें से 10,000 जो है वो कैपिटलाइज हो चुका है 17,000 में से, जबकि ऑल बोरिंग कॉस्ट आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेज, जबकि टैक्स वाले इसको क्या मानते हैं, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करवाते बल्कि वो इसको अपना एक्सपेंस मानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर फरमाता है जनाब JT हैड पेड फाइन्स ऑफ ₹125,000 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। फाइन्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने फाइन को 1,25,000 रुपये को नॉन कंप्लायंस के तौर पर इसने फाइन को एक्सपेंस माना हुआ था, लेकिन हम टैक्स वाले इनको एक्सपेंस नहीं मानते, तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। फिर कहता है JT होल्ड सम एसेट्स अंडर लीजेस ड्यूरिंग द ईयर इट हैड रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज वाज ₹15,000 एंड रेंटल पेड वर 80,000। फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी जनाब, उसमें से 15,000 और जो उसने रेंटल पे किया वो कितना पे किया, 80,000 रुपये का। द डेप्रिसिएशन ऑन द राइट ऑफ यूज एसेट इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अबव। जो ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी उसी के अंदर उसने कहा जनाब राइट ऑफ यूज का डेप्रिसिएशन शामिल है। अगर ये लफ्ज यहाँ पे ना लिखता तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मुझे अलग से कैलकुलेट करके एड बैक करनी पड़नी थी, क्योंकि अकाउंटेंट ने इसको क्या करवाना था, माइनस करवाना था। याद है IFRS 16 हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन भी माइनस होती है और आपके पास फाइनेंस कॉस्ट भी जो है वो इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो भी आपका माइनस होता है। लीज रेंटल्स आर डिडक्टेबल इन फुल ऑफ फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स इज पेड एट 30%। कहते हैं जनाब जो लीज रेंटल है वो सारे के सारा हम माइनस करवाते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज़ को माइनस नहीं करवाते। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारा करंट टैक्स को। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल सी ये है कि आपने कंप्यूट द करंट टैक्स पेएबल फॉर JT फॉर द टैक्स ईयर 2017 कि आपने करंट टैक्स पेएबल, करंट टैक्स की अमाउंट नहीं, करंट टैक्स पेएबल आपने बताना है। ठीक, और सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट की अमाउंट ही नहीं सिर्फ आपने, बल्कि करंट टैक्स पेएबल भी आपने बताना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट से। अकाउंटिंग प्रॉफिट था हमारा कितने का बेटा, 789,000 का। अब इसमें बारी बारी हम ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे और हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन में उसने हमें बताया था कि हमारा अकाउंटिंग जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, 70,000 की, और कैपिटल गेन कितने का है, 97,000 का। ठीक है, कहता है जनाब ये आपके पास प्रॉफिट में था। तो यहाँ पे हम लोग ऐड बैक करेंगे जिस एक्सपेंस को हम लोग नहीं मानते, और वो कौन सा एक्सपेंस है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस वो मानता है, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन को, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस नहीं मानता। कितने की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, 70,000। और इसमें कहता है जी लेस करवा दीजिए, किस चीज को लेस करवा दीजिए, कैपिटल गेन को। यही इसमें लिखा हुआ ना कि ऐसी इनकम को टैक्स वाले कहते हैं कि हम इनकम नहीं मानते, अकाउंटेंट ने उसको ऐड बैक किया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, उसको लेस करवा देंगे। कितना, 97,000। ओके जी। इसके बाद सेकंड नंबर पे कहता है जनाब आपके पास कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है, उसने कहा जनाब मशीनरी कितने की है, 1.20 की, और बिल्डिंग कितनी की है, 6 लाख रुपए की। अब ये टैक्स डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है जो कि IFRS वालों ने तो नहीं लिखा होगा, लेकिन टैक्स वाले इसको अपना एक्सपेंस मानते हैं। तो अगर IFRS वालों ने नहीं भी लिखा हुआ और टैक्स वाले इसको अपना एक्सपेंस मानते हैं, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन। अब इसकी कितनी कैलकुलेशन करेंगे, हमने कहा जनाब 1.20 के ऊपर मशीनरी के ऊपर कितने परसेंट है, 10%, मशीनरी के ऊपर 15% है, 10% है कि 15% है, मशीनरी के ऊपर 15% है और बिल्डिंग के ऊपर 10% है, और 6 लाख रुपए के ऊपर 10% है। जी बेटा 78,000। ये इसको हम एक्सपेंस मानते हैं, इस वजह से हमने इसको क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। अच्छा जी, इसके बाद फिर आता है जी बोरिंग कॉस्ट। उसने कहा जनाब कितनी की बोरिंग कॉस्ट, 70,000 की बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन इसमें से कैपिटलाइज कितनी की गई है, 10,000 इसमें कैपिटलाइज की है।
तो कैपिटलाइजेशन को तो हम कहते हैं जनाब बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। अब जितना उसने कैपिटलाइज किया हुआ था हम उतना क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। 70,000 टोटल था, उसमें से उसने 10,000 कैपिटलाइज किया था, हम कहते हैं जनाब ये कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब 10,000 उसने कैपिटलाइज किया था, 60,000 उसने एक्सपेंस बनाया होगा, तो उसने जो एक्सपेंस बनाया हम भी उसको एक्सपेंस मानते हैं, वो तो कहानी होगी खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज जिसको हम एक्सपेंस मानते हैं और अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस नहीं मानते, उसको हमें क्या करना है, लेस करवाना है। तो अगेन मैं लेस करवाऊंगा जी किसको, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज को। कितने मैंने कैपिटलाइज किया था जी, 10,000 रुपये, वो माइनस करवा देंगे। इसके बाद फिर भाई साहब कहते हैं जी आपने कुछ फाइन पे किए हैं 1,25,000 रुपये के। अब 1,25,000 रुपये के जो फाइन्स हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि हम इन फाइन्स को नहीं मानते, ठीक है। तो टैक्स वालों की नज़र में वो एक्सपेंस नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग वालों की नज़र में वो एक्सपेंस है। तो अगर टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंस नहीं है तो भाई साहब फिर बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं है। तो जो उन्होंने माइनस करवाया हम क्या करवा देंगे, उसको ऐड करवा देंगे। इसके बाद जनाब आपके पास वो लीज की बात करता है। तो लीज में वो कहता है जनाब आपके पास फाइनेंस कॉस्ट कितने हैं, 15,000 रुपये, और लीज रेंटल आपके पास कितने, 80,000 रुपये। टैक्स वाले क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ लीज रेंटल को एक्सपेंस मानता हूँ, फाइनेंस कॉस्ट को या डेप्रिसिएशन को मैं एक्सपेंस नहीं मानता। और डेप्रिसिएशन उसने कहा जी आप ऊपर जो आपने ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखी हुई थी 70,000 रुपये, इसके अंदर वो शामिल थी। तो इसका मतलब हाँ, हमारी ज़िंदगी उसने क्या कर दी, आसान कर दी, हमें लीज के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लेस करवाएंगे किसको, फाइनेंस कॉस्ट को, कितना, 15,000 रुपये, सॉरी फाइनेंस कॉस्ट को ऐड करेंगे क्योंकि उसने इसको एक्सपेंस बनाया और हम इसको एक्सपेंस नहीं मानते, 15,000 रुपये। और लेस करवाएंगे हम किसको, लीज रेंटल को, क्योंकि उसकी नज़र में लीज रेंटल सारे का सारा क्या है, टैक्स है, डिडक्टेबल है, तो 80,000 रुपये माइनस करवा देंगे। इसके अलावा जनाब कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कहाँ पे, टैक्सेबल प्रॉफिट पे। जी बेटा कितना टैक्सेबल प्रॉफिट, 734 जी। अब ये हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट है। उसने कहा जनाब आपने करंट टैक्स पेएबल की अमाउंट निकालनी है, तो करंट टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, इसका 30% लें जरा, 734,000 का। टू 220.2 220.2 वेरी गुड, 2,20,200 जी, ठीक है जी। यहाँ तक के मसले मसाइल ऑल ओके। तो बेटा ये बहुत आसान है, करंट टैक्स की कैलकुलेशन बहुत आसान है, डेफर्ड टैक्स भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सा अंडरस्टैंड कर लो, उसमें जस्ट एक चीज़ है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है या डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दी जाएगी छोटी सी, अपने माइंड में उस चीज़ को बिठा लेना और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। करंट टैक्स पे कोई मसले मसाइल तो नहीं है, ठीक है जी, बहुत सिंपल है जी, उसने खुद ही आपको बताए हैं सारे के सारे रूल साथों साथ। अच्छा जी, अब हम चलें थोड़ा सा आगे जी। मैं बताता हूँ, फाइनेंस कॉस्ट जो है बेटा याद रखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट ये तो टैक्स, आपने टैक्स पढ़ा हुआ है ना, टैक्स रूल्स के अंदर भी मेंशन है कि लीज रेंटल जो है हम उसको एक्सपेंस मानते हैं, फाइनेंस कॉस्ट को हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते, ठीक है। जब आप आखिरी पॉइंट पढ़ते हो ना लीज वाला, उसने लिखा हुआ जो लीज रेंटल है पूरे का पूरा वो एक्सपेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब लीज रेंटल के दो हिस्से हुआ करते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है और एक इंटरेस्ट हो जाता है, याद है कि नहीं याद, IFRS 16 पढ़ा ना बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से वो चला जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जबकि हमारा जो लीज रेंटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी को कम करता है। टैक्स वाले कहते हैं कि हम पूरे के पूरे लीज रेंटल को एक्सपेंस मानते हैं, 80,000 का 80,000 हम एक्सपेंस मानते हैं,
ये जो फाइनेंस कॉस्ट है 15,000 ये अलग से माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इसको एक्सपेंस नहीं मानते, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ओके, लीज वालों की नज़र में जो लीज टैक्स वालों की नज़र में लीज एसेट जो है वो आपका एसेट होता ही नहीं है। ओके, चलें जी आगे। बेटा ये जो आपने अमाउंट निकाली है 2,20,200, ये किस डेट पे आपने अमाउंट निकाली होगी? रिपोर्टिंग डेट पे, ऐसा ही है। नॉर्मली पाकिस्तान में रिपोर्टिंग डेट जो है वो कौन सी है? 30 जून होती है, ठीक है। ये तो हमारी एग्जांपल थी सिंपल सी, जिसमें हमने 31 दिसंबर लिख दिया। नॉर्मली हमारी जो रिपोर्टिंग डेट है दैट इज़ 30 जून। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज, जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी बिजनेसेस हैं वो 30 जून को अपना ईयर एंड क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये कि ये जो आपने अमाउंट लिखी है, ये जो आपने अमाउंट निकाली है, ये अमाउंट है आपके पास एक प्रोविजन। ये एक्चुअल अमाउंट आपने पे नहीं की, ये वो अमाउंट है जो आपने रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या लिखा था, आपको लगा था कि हाँ भाई इतना टैक्स मेरा पेबल हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअल अमाउंट तो नहीं ना आपने पे की, ये तो 30 जून पे आपने टैक्स की अमाउंट निकाली कि जी मेरे प्रॉफिट के ऊपर इतना टैक्स लग सकता है। और जब नॉर्मली कंपनीज की जो टैक्स की जो डेट है दैट इज 31 दिसंबर, जो ड्यू डेट है उनकी फाइनल दैट इज 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक जब आप अपना टैक्स पे करोगे तो हो सकता है कि टैक्स इससे ज़्यादा अमाउंट निकले, एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स हो सकता है इससे ज़्यादा निकल आए या इससे कम निकल आए, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही ना भाई। जब आप अपनी रिटर्न टैक्स आपने पढ़ा है, आपके टीचर ने होपफुली आपको रिटर्न फाइल करना सिखाया होगा, थोड़ा सा बताया होगा किस तरह से फाइल करते हैं, कि भूल गए हो? और वो पढ़ा था बस, अप्लाई नहीं किया था कभी? चलें कोई बात नहीं, आप हमारी टैक्स की क्लास में आ जाइएगा, हम आपको अप्लाई करना सिखा देंगे। एनीवेज, अच्छा जी, उसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपने जब अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने कुछ लिखा होता है टैक्स, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी की रिटर्न एक्चुअल में फाइल करते हैं तो वहाँ पे एक टैब होती है कैलकुलेट की, ठीक है। वो टैक्स वालों की नज़र में जैसे आप जब कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो टैक्स वाले ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। वो अमाउंट आपने एक्चुअल में पे करनी होती है, ठीक है। आपने जो कैलकुलेशन की होगी वो हो सकता है डिफरेंट हो जाए, वो हो सकता है या तो ज़्यादा हो जाए या फिर वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे टैक्स लिखा जी मैंने टैक्स जो पे करना है दैट इज़ 2,20,200, लेकिन जो आपने एक्चुअल में टैक्स पे किया दैट इज 2 लाख रुपए। ये 2,20,200 और एक्चुअल आपका कितना है, 2 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, अपने एक्सपेंस को आपने क्या कर लिया था, ओवर एस्टिमेट कर लिया था। कितने थे, 20,200 से। समझ आ रही है बात की कि आपने टैक्स आपका एक्चुअल कम था लेकिन आपने लिखा क्या था, ज्यादा लिखा हुआ था। किसकी वजह से? टैक्स रेट भी हो सकता है, कुछ अमाउंट्स भी आपकी डिफरेंट हो सकती है ना। आपके हो सकता है आपने कुछ अमाउंट आपने टैक्स का पे किया हो और एक्चुअल में आपको कम टैक्स पे करना पड़ गया, या लायबिलिटी जो है वो आपकी थोड़ी सी डिफरेंट आ गई हो, ठीक है। टैक्स रेट की वजह से भी हो सकता है कि टैक्स रेट आपने पहले 30% लिखा हो लेकिन जैसे बजट पास हुआ और 1 जुलाई को जनाब पता चला कि जी ये तो रेट्स जो हैं वो टोटली चेंज कर दिए गए हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन और एक्चुअल में थोड़ा सा फ़र्क, अगर तो नहीं आता फ़र्क तो दैट्स रियली गुड, लेकिन अगर फ़र्क आ जाए तो फिर हमने क्या करना है वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है ओवर एस्टिमेट की, कि आपने लिखा ज़्यादा था लेकिन एक्चुअल में आपको कम देना पड़ गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक्चुअल आपको जनाब देना पड़ गया तकरीबन कोई 2,25,000 रुपए, इतना टैक्स आपको देना पड़ गया, लेकिन आपने कितना लिखा था, 2,20,200 रुपए। अब आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि सर मैंने पे ज़्यादा किया है लेकिन मैंने एस्टिमेट कम लिख किया था तो मेरा अंडर एस्टिमेशन है। अंडर एस्टिमेट कितने से आपने किया जी, 4,800 से। ये आपने इतने से क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। तो या तो आपके पास जो करंट टैक्स है वो या तो ओवर
एस्टिमेट हो सकता है या फिर अंडर एस्टिमेट हो सकता है, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। अगर सेम आ गया फिर तो मसला ही कोई नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सेम नहीं आता तो इफेक्ट इसका क्या होता है, या तो क्या होगा ओवर एस्टिमेट या फिर क्या होगा अंडर एस्टिमेट। अब हमने इसको अकाउंट फॉर कैसे करना, देखिए आपने जब स्टेटमेंट अपनी बना ली, स्टेटमेंट आपने ऑडिट करवा लिया, आपने इशू करवा लिया, सारा कुछ कर लिया, अब दोबारा तो अपनी स्टेटमेंट को अकाउंट्स को तो आप चेंज नहीं करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बार बार चेंज तो नहीं करोगे। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, आपने कहा जनाब ये प्रेजेंट मैंने कर दिया, इसका ऑडिट कर दें, उसका जब ऑडिट हुआ 2-4 महीने के अंदर तो जनाब पता चल गया कि ठीक है भाई साहब इसका ऑडिट हो चुका है, दैट्स फाइन, ओके। लेकिन 31 दिसंबर को जब आपने जाके अपनी रिटर्न फाइल की तो एक्चुअल टैक्स आपको या तो ओवर एस्टिमेट निकल आया या फिर अंडर एस्टिमेट निकल आया। तो इस ओवर या अंडर एस्टिमेट को कहां पे अकाउंट फॉर करोगे, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर करोगे। तो हम कहते हैं नहीं भाई ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो चुकी हैं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका है, इनको तो हम दोबारा नहीं छेड़ने वाले। तो फिर ओवर और अंडर को कहां पे लेके जाएंगे, इस ओवर और अंडर को हम अपनी अगली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे लिए ओवर या अंडर कहां से निकल रहा होगा, प्रायर जो हमारा टैक्स पेएबल होगा, टैक्स लायबिलिटी होगी या टैक्स एसेट होगा, वहां से निकल रहा होगा। समझ आ रही है बात की, ओके कि आपका टैक्स इतना था, आपने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था, 20,200 रुपये आपने ज्यादा लिखे हुए थे। तो जब अगला साल आएगा, अगले साल का आपने करंट टैक्स निकालना होगा, तो अगले साल के करंट टैक्स में क्या करोगे, आप कहोगे जनाब लेट्स सपोज अगले साल का करंट टैक्स आपने लिखा, आपने लिखा जनाब 3 लाख रुपए, अगले साल का करंट टैक्स कितना है 3 लाख रुपए, ये आपने इसी तरह से कैलकुलेशन की। अब आपने कहा जी पिछले साल का कुछ ओवर एस्टिमेट था कि टैक्स मैंने ज्यादा लिखा था रिपोर्टिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअल में मैंने कम पे किया था। तो इस ओवर एस्टिमेट को मुझे क्या करना चाहिए, इस ओवर एस्टिमेट को मुझे लेस करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस ओवर एस्टिमेट को, इस ओवर एस्टिमेट को मुझे लेस करवाना चाहिए। क्यों लेस करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा लिखा था और कम पे किया है, तो जो डिफरेंस है वो मेरा अब अगले साल में एडजस्ट होना चाहिए। तो इस ओवर एस्टिमेट को मैं क्या करूंगा, 20,200 को माइनस करवा दूंगा, तो जो रिमेनिंग आएगा मैं कहूंगा जनाब ये मेरा करंट टैक्स पेएबल है। ठीक है, समझ आई बात की, क्या परेशानी है, बताओ बताओ बताओ, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, फटाफट बताओ, बोलो, दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा कि हमारा ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट, हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है। हमने कहा जनाब अगले साल में जब हम करंट टैक्स निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो जब हम करंट टैक्स में पहुंचेंगे, करंट ईयर में पहुंचेंगे, तो पिछले साल से हमारा कोई ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट आ रहा होगा, तो हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो हम कहेंगे जनाब हम इसी साल इस तरह से हम लोग करंट टैक्स निकालेंगे, 3 लाख रुपए लेट सपोज हमारा निकल आया, तो अगर तो हमारा पिछले साल का कोई ओवर एस्टिमेट आ रहा है कि हमने टैक्स ज्यादा लिखा था, एक्चुअल में हमें टैक्स कम पे करना पड़ा, तो इस ओवर एस्टिमेट को हम क्या करेंगे, करंट ईयर के टैक्स में माइनस करवा देंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारा नेक्स्ट ईयर जो करंट टैक्स निकलता है वो निकलता है 3 लाख रुपए, और पिछले साल का कोई अंडर एस्टिमेट आ रहा था कि जनाब मैंने टैक्स ज्यादा पे किया लेकिन टैक्स जो है वो मैंने लिखा कम था अकाउंटिंग के अंदर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग को इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा कि जनाब इतना ज्यादा जो है वो टैक्स पिछले साल का मैंने पे किया हुआ है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा कितने 4800 से। ओके, तो ओवर एस्टिमेट को मैं क्या करता हूं, माइनस करवाता हूं, और अंडर एस्टिमेट को मैं क्या करता हूं, ऐड करवाता हूं। क्लियर, यहां तक के मसले मसाइल ऑल ओके। अच्छा, तो इस ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट या टैक्स जब आप एक्चुअल पे करते हैं तो उनको आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम थोड़ी सी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लेजर और उनका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हम उसका अकाउंट फॉर करेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, इसको मिटा दूं ना ये चीज़ सारी, देखिए बेटा, जब आपके पास
एक्चुअल जो करंट ईयर का टैक्स आपके पास एक्चुअल जब अकर होता है तो आप सिंपली उसको क्या करते हो, आप अपना लिखते हो, क्योंकि भी आपने पे तो किया नहीं होता, तो करंट ईयर टैक्स की जो जनरल एंट्रीज आप पास करते हैं वो आप क्या करते हैं, आप लिखते हो जी टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू टैक्स पेएबल क्रेडिट। दो लेजर बनते हैं टैक्स एक्सपेंस के और टैक्स पेएबल के। जितनी अमाउंट आपने निकाली हो, जैसे यहाँ पे हमने 2,20,200 निकाली थी, मैं तो यहाँ पे वो टेंटेटिव अमाउंट लिख देता हूँ 2,20,200, यही इतने बनेगा? नहीं, ये जीरो दरमियान में नहीं आएगा, 2,20,200। ओके, अच्छा अब लेट सपोज आपके पास पिछले साल का कोई ओवर एस्टिमेट या कोई अंडर एस्टिमेट आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। अब अंडर एस्टिमेट आएगा तो आपने क्या करना है, आपने टैक्स एक्सपेंस को कम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपके पास आता है ओवर एस्टिमेट प्रायर ईयर्स जी, नहीं बेटा वो तो हमने पिछले साल कर ली होगी ना पेमेंट, हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो ओवर या अंडर एस्टिमेट हमें पिछले साल से इस साल में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये जो मैंने एंट्री पास की, लेट्स सपोज दिस इज फॉर टैक्स ईयर या हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2017 है, तो ये जो ओवर या अंडर आ रहा होगा ये बिलोंग करता है फाइनेंशियल ईयर 2016 से, ठीक है। तो जब हमने 2016 में टैक्स पे किया होगा तो हम वहीं पे उसको लिख देंगे, ओके। तो प्रायर ईयर्स ओवर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट में आपने क्या करना होता है, आपने अपने करंट टैक्स में से माइनस करना होता है। इसका मतलब आपने टैक्स पेएबल जो है वो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और टैक्स एक्सपेंस क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा और टैक्स पेएबल भी कम हो जाएगा, तो टैक्स पेएबल कम, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है जी। तो कितने से हमने एजम्पशन ली थी, 20,200 से, गॉट इट। ये हमारी एज्यूम वैल्यूज हैं सारी की सारी, कि जनाब हमने 2 लाख रुपए टैक्स दिया तो 20,200 हमने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं जनाब हमारे पास प्रायर ईयर्स अंडर एस्टिमेट, क्या आपने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, तो अब जारी बात है आपको अपना टैक्स एक्सपेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ते हैं करंट टैक्स में, और जिसका मतलब है आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रीवियस ईयर का, और टैक्स पेएबल क्रेडिट प्रीवियस ईयर के हिसाब से। कितनी अमाउंट हमने लिखी थी, 4800 जी। जी ठीक है, देखो बेटा 2016 के अंदर ना मैंने लिखा हुआ था, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं 2,20,200। मैंने कहाँ पे लिखा था ये, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एक्चुअल जो मेरा टैक्स मुझे पे करना पड़ा 2016 में, कितना करना पड़ा, 2 लाख रुपए, ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी रिपोर्टिंग में 20,200 से जो टैक्स एक्सपेंस था उसको मैंने ओवर एस्टिमेट किया हुआ था अपने रिपोर्टिंग के अंदर। अब ये जो ओवर एस्टिमेट मैंने किया है, अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर लूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इशू हो चुकी हैं, अब उनको मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हमें स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि जनाब इसको तुम क्या करो, ये जो तुमने ओवर एस्टिमेट किया था इसको तुम ले जाओ अगले साल, दैट इज 2017 में तुम्हारा जितना टैक्स निकला होगा, लेट्स अज्यूम 2017 में भी सेम टैक्स निकला 2,20,000 रुपए, ठीक है, करंट टैक्स पेएबल। अभी हमने 2017 का टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेट को क्या कर लो,
20,200 को माइनस करवा दो, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आपकी ठीक रहे। ठीक है, तो ये हम रिपोर्टिंग के पॉइंट